यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की जो कि नर्स के रूप में काम कर रही थी। वहां पर एक यमनी परिवार अपने इलाज के लिए आता है और उसी परिवार में एक लड़का भी आता है। जब ये कई बार वहां पे चक्कर लगाते हैं उस हॉस्पिटल के, तब लड़का उस लड़की से सवाल करता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो लड़की कहती है कि मैं इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ। लड़का कहता है कि मुझे भी इंडिया घूमने का बहुत मन है, क्या तुम मुझे घुमाओगी। जब इस तरह की बात आती है तो नर्स कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है। वो लड़का पूछता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, बताओ। लड़की कहती है कि आपके देश का कानून आप तो जानते ही हो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ नौकरी करने आता है तो नौकरी तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कोई अपना खुद का काम करने की कोशिश करता है तो यहाँ की सरकार को आपत्ति होती है और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। यदि तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर यहाँ पर एक क्लिनिक खोल सकते हैं। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो दोनों 1 महीना के लिए इंडिया आते हैं घूमने के लिए, वो नर्स भी और वो लड़का भी। दरअसल नर्स की एक बेटी होती है जिसका नामकरण होना था। ये जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। जब बेटी का नामकरण था तभी उस लड़के को वो इंडिया घुमाने के लिए ले आती है और यहाँ 1 महीने रुकने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। उधर लड़के ने भी अपना वादा पूरा निभाया और उस लड़की को अपने ही देश में एक क्लिनिक खुलवा दिया। लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है उस लड़के का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद वहां की जो सरकार है उस नर्स को सजाए मौत के हुक्म सुना देती है। तारीख तय की जाती है 16 जुलाई 2025 की। इसी दिन उस लड़की को कंबल में लपेटकर और लपेटने के बाद गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की उसको मौत की सजा दी जाती है। ये तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल की नौबत क्यों आई और उस लड़की को जो सजा मिली थी उससे बचने के क्या क्या और चांसेस हो सकते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। दरअसल 30 दिसंबर 2024 की ये बात है। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अमीरी के पास एक लड़की की एक फाइल पहुंचती है। उस फाइल में यह था कि उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। अगर राष्ट्रपति चाहते तो उसकी सजा को माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सजा को बरकरार रखा। तारीख होती है 16 जुलाई 2025। इसी दिन उस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा और उसके बाद फिर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसको ये सजाए मौत दी जाती है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर यमन में शरिया कानून लागू होता है और शरिया कानून का मतलब होता है कि खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके बदले फिर मौत ही उसे मिलता है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि जो पीड़ित परिवार है अगर वो चाहे तो माफी दे सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम, कुछ हर्जाना जो है वो देना पड़ता है। इसके लिए लड़की के परिवार वालों ने तमाम मशक्कतें की, तमाम कोशिशें की, लेकिन सारे के सारे प्रयास यहाँ पे विफल होते हैं। परिवार ने 3 तरीके के ऑफर दिए थे यहाँ पे। अगर हम पहले ऑफर की बात करें तो पीड़ित परिवार को अबू धाबी, सऊदी अरब या फिर दुबई जैसे किसी भी देश में बसने की पूरी अनुमति और उसके लिए जो भी खर्च आएगा वो पूरा परिवार उठाएगा। दूसरा ऑफर दिया जाता है कि अगर उसके परिवार में कोई भी बीमार है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में उसका इलाज वो करवा सकते हैं, भले ही इलाज में कितना भी खर्च क्यों ना है। तीसरा ऑफर दिया जाता है 1 लाख अमेरिकी डॉलर का, यानी कि अगर हम इंडिया में रुपए की इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग 8.5 करोड़ का ऑफर था उस नर्स को, यानी कि निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए। लेकिन पीड़ित परिवार ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। तो चलिए अब जानते हैं कि उस लड़के का मौत कैसे और क्यों हुआ। ये लड़की निमिषा प्रिया, जो कि केरल प्रदेश के जिला पलक्कड़ की एक जगह लगती है कोलेगिंडे, दरअसल वहां की वो रहने वाली होती है। साल 2008 में उसकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद किसी हॉस्पिटल में उसको नर्स की नौकरी मिल जाती है। कुछ महीने तो वो केरल में ही रहती है, लेकिन केरल में रहने के बाद उसे लगता है कि यदि वो विदेश जाए तो शायद वहां से अच्छा पैसा कमा सकती है। फिर उसी के जो संग साथी होते हैं उन्होंने उनको ऑफर दिया कि अगर यमन चले जाओ, यमन में जो सना उसकी राजधानी है वही पास में एक हॉस्पिटल है, वहां पर आपको नौकरी मिल जाएगी। जब यह ऑफर मिलता है तो वो लड़की स्वीकार कर लेती है और उस ऑफर के साथ वो सीधा यमन की राजधानी सना पहुंच जाती है और वहां एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है। साल 2008 में वो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जो पैसा वो कमा रही थी वो अपने माँ प्रेमा कुमारी और पिता वेला युद्दिल कुट्टी उनको भेजा करती थी।
इसी बीच में उसके परिवार की तरफ से कहा जाता है कि तुम एक बार इंडिया आ जाओ, तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम्हारी शादी की बात चल रही है। वो लड़की इंडिया आती है। जब इंडिया आती है तो उसका टॉमी थॉमस नामक एक लड़के से उसकी शादी होती है, जो कि यहाँ पर रहकर टैक्सी वगैरह चलाया करता था, जो कि रहने वाला केरल की इडुक्की के पास एक जगह लगती है थोंडापुसा, वहां का वो रहने वाला होता है। यहाँ परिवार बिल्कुल खुशहाल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस लड़की ने कुछ दिन तो यहाँ केरल में बिताए, उसके बाद वो अपने पति के साथ यमन की राजधानी साना वहां पहुंच जाती है, वहां रहने लगती है और सब कुछ इनकी जिंदगी में जो था वो सब ठीक ठाक चल रहा था। वहां उसके पति को इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाता है, खुद वो नर्स का काम कर रही थी, पैसे तो कमा ही रही थी, लेकिन उसे लगता था कि अगर अपना यहाँ पर खुद का क्लिनिक हो, अपना हॉस्पिटल हो तो उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है। अब साल 2013 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वहां की स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साल 2014 जब आता है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बात इतनी बिगड़ जाती है कि इस जगह पर अब हुतियों का राज चलने लगता है। हुतियों पर जो सपोर्ट था वो ईरान देश का होता है। अब यहाँ से जो बाहरी लोग थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो थॉमस होता है वो अपनी बेटी को लेकर वापस इंडिया आ जाता है, लेकिन नर्स यमन की राजधानी सना में ही रह जाती है और हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती है। अब इधर इसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो खुद का अपना काम करेगी, लेकिन खुद का काम करने के लिए जो यमन का अपना देश का कानून है वो ये कहता है कि यहाँ पर बाहरी लोग नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस कोई व्यापार नहीं कर सकते। इसके लिए वहां के लोगों का रहना जरूरी है। इसी दौरान एक लड़का उसके हॉस्पिटल में आया करता था अपने परिवार को लेकर दिखाने के लिए, जिसका नाम होता है तलाल अब्दुल मेहंदी। तलाल अब्दुल मेहंदी की इच्छा थी कि वो इंडिया घूमने के लिए आए, इसलिए वो एक दिन उस नर्स से इंडिया घूमने की बात कहता है। तभी उस लड़की ने अपनी भी इच्छा जाहिर की, कहा कि वो यहाँ पर एक क्लिनिक खोलना चाहती है, खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहती है। अगर वो इसकी मदद कर दे तो वो उसे इंडिया घूमने में मदद कर सकती है। अब जो लड़का था वो तैयार हो जाता है। फिर लड़की उस लड़के को लेके इंडिया आती है और घुमाती है। इसी दौरान जो उसकी बेटी होती है उसका नामकरण होना था। यह जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। आखिरकार वो लड़का यहाँ पर रहता है, घूमता है और फिर वापस दोनों साथ में यमन चले जाते हैं। जब ये वापस लौट कर जाते हैं तो वहां जाने के बाद अब इसके जो कागजात वगैरह तैयार करने थे हॉस्पिटल के लिए, उसे तैयार किया जाता है। यहाँ लड़की ने खूब सारे पैसे का इंतजाम भी कर रखा था, क्योंकि कई साल से वो लगातार कमा रही थी। आखिरकार 17 अप्रैल 2025 को विधिवत रूप से उसकी क्लिनिक शुरू हो जाती है। उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स की व्यवस्था भी होती है और वो अपना काम वहां पे करना शुरू कर देती है। लेकिन जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उस क्लिनिक को शुरू करने के लिए, वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। सरकार को ये पता नहीं चलता और वो आराम से अपना काम धंधा वहां पे शुरू कर देते हैं। क्लिनिक बहुत बढ़िया भी चलने लगता है। अब इधर ये जो लड़का मेहंदी था, उसने उस लड़की के साथ धोखा किया था। वो जब हॉस्पिटल के लीगल पेपर्स को तैयार करवा रहा था, तब वो चालाकी से उस कागज में साफ साफ लिखवा देता है कि इस क्लिनिक में जो भी लाभ होगा उसका 33% हिस्सा उस लड़के को मिल जाएगा और 66% उस लड़की निमिषा प्रिया का होगा। निमिषा प्रिया को इस बात का कोई अता पता नहीं था और जब ये पता लगता है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वे कहती भी है कि मैंने तो तुमसे सिर्फ मदद मांगी थी, ये हिस्सेदारी वाली बात तो हमारे बीच में हुई ही नहीं थी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में कभी कभी कहासुनी हो जाया करती थी। अब जब यहाँ पे विवाद आगे बढ़ने लगता है तब उस लड़की ने अपने कागजों की डिमांड की, क्योंकि उसकी जो क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स थे, साथ ही में उसका जो वीजा था, उसका जो पासपोर्ट था, वो सब उस लड़के मेहंदी के पास थे और मेहंदी उस कागज को वो देना नहीं चाहता था। आखिरकार निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद शिकायत दर्ज करवा देती है और कहती है कि उसके साथ कुछ इस तरीके का शोषण हो रहा है। वे कहती है कि उसके साथ आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण की लगातार धमकियां दिया जा रहा है। वो लगातार नशा करता है और उसके हॉस्पिटल में आता है और उससे परेशान करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। जब पुलिस आती है तो वो कहता है कि ये तो उसकी पत्नी है और यकीन ना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आखिरकार पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला किया गया है। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, निमिषा प्रिया को भी और मेहंदी को भी। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है। 16 फरवरी 2016 को जांच के बाद अदालत ये आदेश देती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मिनिषा को सारे दस्तावेज वापस कर दिए जाएं। लड़की पहले जेल से वापस आ जाती है और लड़का जेल में ही रहता है।
वो आती है और अपना जो क्लिनिक था उसे वापस से वो शुरू कर देती है। बीच बीच में वो जाती थी उससे जेल में मिलने के लिए और हर बार वो रिक्वेस्ट करती थी कि जो उसका वीजा है, जो उसका पासपोर्ट है, बस उसे वो वापस कर दे। लेकिन वो उसको वापस नहीं करता और लगातार उसे टॉर्चर करता रहता है। हद तो तब हो जाती है जब वो जेल से छूट के आता है और नमिशा प्रिया को और ज्यादा परेशान करने लगता है। कई बार तो उसने अपने दोस्तों को लेकर उसके घर पहुंच जाया करता था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। कुछ इस तरीके से वक्त आगे बीत रहा था। एक दिन उसने अपनी साथी नर्स को ये सारी बातें बताई। इस पे उसकी जो साथी नर्स थी उसने कहा कि क्यों ना इसको नशे की इंजेक्शन दे दी जाए और फिर उसके घर की तलाशी ली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो हम वहां से निकल जाएंगे। अब जब उन्होंने पहला इंजेक्शन उसे धोखे से दिया तब उसे शायद उतना असर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब इन्होंने एक और डोज दिया तो यहाँ पे उस लड़के की मौत हो जाती है। अब ये दोनों लड़कियां इतना परेशान हो जाती है कि समझ नहीं पाती कि करे तो क्या करे। मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इन्होंने इसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर उस लाश को डाल देते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन क्राइम कब तक छुपाया जा सकता है? एक ना एक दिन सबको तो पता लगना ही था। यहां भी ऐसा होता है, सबको पता चल जाता है। लड़के के घर वालों को पता चलता है, घर वालों ने शिकायत की पुलिस से, पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट तैयार की और अदालत में इसको भेज देते हैं। अदालत में जब मामला पहुंचता है तो निचली अदालत की तरफ से इस नमिशा प्रिया को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इसकी जो साथी थी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब इस खबर को अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये खबर इस लड़की के परिवार वालों तक पहुंच जाती है। इसके बाद फिर परिवार वालों के लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और 13 नवंबर 2023 को अपील को खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद एक और चांस था, वो चांस था राष्ट्रपति के यहाँ अपील करने का, लेकिन राष्ट्रपति ने उसकी सजा को माफ नहीं किया। तारीख तय होती है 16 जुलाई 2025 की। इस दिन इस लड़की को वहां के कानून के हिसाब से सजाए मौत दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में लड़के के परिवार वालों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाती है और परिवार के लोगों को 3 ऑफर दिए जाते हैं। पहला ऑफर था अगर उनके परिवार में कोई बीमार है तो पूरी दुनिया में कहीं भी वो अपना इलाज करवा सकते हैं, पैसा पूरा लड़की के परिवार वाले देंगे। दूसरा था अगर वो किसी दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हैं तो वो बच सकते हैं। और तीसरा था उन्हें 8.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर दिया गया था देने का लड़की के घर वालों की तरफ से। लेकिन लड़के के परिवार वाले इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। यदि उसके परिवार के लोगों ने इस नमिशा प्रिया को माफ नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित है और तब 16 जुलाई 2025 को इस लड़की को कंबल में लपेटकर गोली मार दिया जाएगा और इस तरीके से मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अब जिस तरीके से निमिषा प्रिया के साथ ये हो रहा है, वाकई पूरे देश की संवेदनाएं निमिषा प्रिया के साथ है, देश की दुआएं निमिषा प्रिया के साथ है। हम भी यही दुआएं करेंगे कि निमिषा प्रिया सुरक्षित घर लौटकर वापस आ जाए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।